हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी। क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? कि भारी नाभिक अपने में से स्वतः कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इसी घटना को हमने रेडियो एक्टिविटी कहा था। क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि भारी नाभिक कम स्टेबल होते हैं तो अपने में से ऊर्जा निकालकर, द्रव्यमान के रूप में ऊर्जा निकालकर वो स्टेबल बनना चाहते हैं, इसलिए वो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा था। उसके साथ ही हमने रेडियो एक्टिविटी के कुछ फीचर्स देखे थे गाइस, और इसमें इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि ये एक प्राकृतिक घटना है, मतलब हमारा इस पे कोई जोर नहीं। लेकिन प्राकृतिक घटना होने के बावजूद ये भी कुछ लॉज फॉलो करती है, और ये लॉज स्टैटिस्टिकल लॉज होते हैं, मतलब सांख्यिकी के नियम होते हैं, जिन्हें सबसे पहले रदरफोर्ड और सोडी ने बताया था। तो आज के इस सेशन में हम इसी नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन। देखिए, रेडियो एक्टिविटी के लॉ को समझने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सैंपल है, मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ का कोई नमूना है, और रेडियो एक्टिव होने के कारण इसमें से रेडियो एक्टिव विकिरणें उत्सर्जित हो रही है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये रेडियो एक्टिव विकिरणें जो है वो अल्फा, बीटा या गामा हो सकती है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये कोई भी हो सकती है, अल्फा, बीटा और गामा। इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि किस समय कौन सी विकिरण उत्सर्जित करेगा। अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है। अब इस नमूने में बहुत सारे नाभिक होंगे, बहुत सारे से मेरा मतलब है बहुत सारे नाभिक होंगे। उसमें से किसी एक नाभिक की मैं बात करूं तो हो क्या रहा होगा कि नाभिक में से मान लेते हैं कि अल्फा विकिरण उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, अल्फा विकिरण उत्सर्जित होने का मतलब है कि इसमें से हीलियम का नाभिक उत्सर्जित हो रहा है, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। जैसे इस नाभिक से ये अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हुआ तो इसका द्रव्यमान कुछ कम होगा और साथ ही ऊर्जा भी कम हो जाएगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित होने के साथ साथ इसमें से एनर्जी निकल जाएगी, तो इसके पास एनर्जी कम बचेगी। मतलब ये बनने वाला नाभिक स्टेबल हो जाएगा, और जब ये नाभिक स्टेबल हो जाएगा तब इसमें से विकिरण उत्सर्जित होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर नाभिक विघटित हो रहा है, हर नाभिक में से विकिरण उत्सर्जित हो रही है। ये घटना इंडिपेंडेंट है, हालांकि ये एक रैंडम इवेंट है, मतलब ये यादृच्छिक घटना है। किस समय किस नाभिक का विघटन होगा उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन यहाँ पर हर एक नाभिक का विघटन एक स्वतंत्र घटना है। कौन सा नाभिक पहले विघटित होगा या बाद में विघटित होगा, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। ये सबके लिए प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, तो समझिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सैंपल है और इस सैंपल में n अविघटित नाभिक है। कितने नाभिक है? कैपिटल N। तो t समय बाद में या dt समय बाद में dn नाभिक विघटित हो जाते हैं। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इसमें कितने नाभिक हैं? n है, और dt समय में dn नाभिक विघटित हो जाते हैं, मतलब dn नाभिक में से विकिरणें उत्सर्जित हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर विघटन की दर क्या आ जाएगी? विघटन की दर आएगी dn/dt। तो रेडियो एक्टिव विघटन का जो नियम है, रदरफोर्ड सोडी रेडियो एक्टिव विघटन का नियम, वो ये कहता है कि इकाई समय में विघटित होने वाले नाभिकों की जो संख्या है वो नमूने में उपस्थित प्रारंभिक नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम क्या कहलाता है? इसके अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा, इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या, इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या नमूने में उपस्थित अविघटित नाभिकों की संख्या अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, अविघटित नाभिकों की संख्या की क्या होती है? समानुपाती होती है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये नियम ये कहता है कि इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या
तो यहाँ पे इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या किस प्रकार से लिखी जाएगी? इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या यानी dn/dt। dt समय में कितने नाभिक विघटित हुए थे? dn। तो इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या dn/dt वो किसके समानुपाती आएगी? n के। प्रारंभिक अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती, और अविघटित नाभिक कितने थे इसमें? n थे, किसी समय n थे। ठीक, यहाँ पे हम आगे लगा देते हैं माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि नमूने में अविघटित नाभिकों की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? घट रही है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिक विघटित हो जाएंगे, तो अविघटित नाभिक उसमें कितने रह जाएंगे? बहुत ही कम। तो अविघटित नाभिकों की संख्या घट रही है, ये माइनस यहाँ पे ये शो करना है। जब समानुपाती चिन्ह अपन हटाएंगे गाइस, तो समानुपाती चिन्ह हटाने पर क्या लगेगा? एक कांस्टेंट। यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है लैम्डा। तो ये आ जाएगा -dn/dt इज इक्वल टू -λ इंटू n। जहाँ पर हम वैल्यू अगर देखें वेयर dn/dt जो है वो क्या है? इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या, यानी हम इसे विघटन की दर भी कह सकते हैं। ठीक है, और लैम्डा क्या है? लैम्डा एक स्थिरांक है जिसे क्षय स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे क्षय स्थिरांक कहते हैं, डी के कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डी के कांस्टेंट। इसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा, डेफिनेशन दूंगा। ठीक, माइनस क्या दर्शा रहा है? नेगेटिव। यह दर्शाता है नेगेटिव, यह दर्शाता है कि अविघटित नाभिकों की संख्या घट रही है। अविघटित या सक्रिय नाभिक कह दूं मैं इनको, सक्रिय नाभिकों की संख्या घट रही है। तो हम इस लॉ को ही थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं, समझिए कैसे? देखिएगा, यहाँ पर ये n इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, ये dt इसके भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में। ये आ जाएगा dn/n इज इक्वल टू -λ इंटू dt। क्लियर? अब यहाँ पे इसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो समाकलन कर देते हैं। dn/n इज इक्वल टू -λ dt। तो यहाँ पे देखिए समाकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? यहाँ नाभिकों की संख्या के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये मान लेते हैं कि t बराबर t0 समय पर, या t बराबर 0 समय पर नाभिकों की संख्या जो थी वो n0 थी। स्टार्टिंग में नाभिक जो थे नमूने में वो n0 थे, और उसके बाद t समय पर नाभिकों की संख्या, t बराबर t समय पर नाभिकों की जो संख्या है वो हो जाती है n। तो इस स्थिति में अगर हम समाकलन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखेंगे? यहाँ लिख देता हूँ मैं गाइस, यहाँ पर समाकलन की लिमिट आ जाएगी, स्टार्टिंग में नाभिकों की संख्या n0 थी और बाद में क्या हो गई? n हो गई। तो यहाँ n0 से लेके कहाँ तक? n तक। dn/n बराबर -λ बाहर, इंटीग्रेशन dt। समय कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके t तक। क्लियर? क्या देखिए 1/n dn जो है उसका इंटीग्रेशन होता है log n, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी log n। log को अपन ln लिखते हैं। ठीक है, यह आ जाएगा ln n और ये n0 से n -λ इंटीग्रेशन dt का कितना आ जाएगा? t, 0 से लेके t तक। हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यह आ जाएगा log n माइनस log n0। ठीक है, अलग लिख लेते हैं, log n और माइनस log n0 इज इक्वल्स टू माइनस ये t और माइनस का 0। क्लियर? यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? log a माइनस log b होता है log a/b, तो यह आ जाएगा log a/b इज इक्वल टू -λ और t। यहाँ हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग का मतलब ये है कि यहाँ से ln हट जाएगा और यहाँ पर e की घात आ जाएगी। ठीक है, तो टेकिंग एंटी लॉग मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से तो ये ln हट जाएगा, क्या बचेगा? n/n0 बराबर, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा e की घात -λt। यहाँ से मेरे पास ये n0 भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, n बराबर n0 e की घात -λt। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, जिसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन क्या शो करती है? ये इक्वेशन नमूने में
सक्रिय नाभिकों की संख्या या अविघटित नाभिकों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। और यहां से हमको क्या पता चलता है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या या अविघटित नाभिकों की संख्या चरघातांकी रूप से घट रही तो है, वो तो हमें पता, लेकिन किस तरह से e की घात माइनस लैम्डा, e चरघातांक है और माइनस है मतलब वो घट रही है, तो किस तरह से घट रही है, चरघातांकी रूप से घट रही है। तो इक्वेशन 2 क्या बताती है, यहाँ लिख देता हूँ गाइस। इक्वेशन समीकरण 2 सक्रिय नाभिकों की संख्या को शो करता है। नमूने में सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या को व्यक्त करता है, संख्या को व्यक्त करता है। और इस इक्वेशन से अपन को क्या पता चलता है कि नमूने में सक्रिय नाभिकों की संख्या चरघातांकी रूप से घटती है तथा स्पष्ट है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या चरघातांक रूप से घटती है, चरघातांक रूप से घटती है। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। 11th में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जहाँ पर भी चरघातांक आए उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए पहले इसको आराम से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि मान लेते हमारे पास जो हमने स्पेसिमेन माना था, जो नमूना माना था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। मान लेते हमारे पास कोई नमूना है और इसमें सक्रिय नाभिक है, सारे के सारे स्टार्टिंग में। सक्रिय का मतलब सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, उनमें से विकिरण उत्सर्जित हो रही है। अब जैसे जैसे नाभिक विघटित होंगे, मतलब पहले नाभिक में से विकिरण निकली, वो नाभिक स्टेबल हो गया, फिर दूसरे नाभिक में से विकिरण निकली, वो नाभिक स्टेबल हो गया। तो जैसे जैसे नाभिक विघटित हो रहे होंगे, अब बचे हुए सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या इसमें घट रही है, वो तो पता है। ये इक्वेशन ये कहती है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या चरघातांक रूप से घटती है। अब चरघातांक का मतलब क्या होता है, चरघातांक का मतलब होता है, मैं बता चुका हूँ 11th में भी, पहले होता है बहुत फास्ट, ठीक है, बहुत फास्ट, फिर होता है स्लो और फिर होता है वेरी स्लो। मतलब पहले तो इसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या बहुत तेजी से घटेगी, फिर धीरे धीरे घटेगी और फिर बहुत धीरे धीरे घटेगी। यानी अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस अविघटित नाभिकों की संख्या और समय के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। देखिए अगर मैं अविघटित नाभिकों की संख्या n और समय t के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा। ये होगा मेरे पास ग्राफ। देखिए इस ग्राफ को अपन समझ लेते हैं। तो ग्राफ को हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, समझिए। हम ये देखते हैं कि शुरुआत में नाभिक बहुत तेजी से घट रहे हैं, ठीक है, नाभिक जो है बहुत तेजी से घट रहे हैं, यानी कि वेरी फास्ट। उसके बाद नाभिक घटना थोड़ा थोड़ा धीरे हो जाता है, नाभिक जो है वो विघटित होना थोड़ा कम हो जाते हैं, मतलब सक्रिय नाभिकों की संख्या धीरे धीरे घटती है। और उसके बाद ग्राफ जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है इसके सीध में, मतलब उसके बाद नाभिकों की संख्या बहुत धीरे धीरे घटती है। तो चरघातांकी नियम का पालन करता है रेडियो एक्टिविटी, मतलब किसी भी रेडियो एक्टिव नमूने में जो सक्रिय नाभिक हैं वो पहले तो बहुत फास्ट घटते हैं, उसके बाद उनके घटने की जो दर है वो कम हो जाती है और उसके बाद बहुत कम हो जाती है। यही रेडियो एक्टिव लॉ कहलाता है, डी के लॉ कहलाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और अपने फेयर काम में लिख लीजिएगा। चलिए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्षय स्थिरांक के बारे में कि क्षय स्थिरांक बेसिकली क्या होता है, और उसके साथ ही हम सक्रियता को भी डिस्कस करते हैं। तो इस पूरे को अपन कर देते हैं गाइस रफ, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं क्षय स्थिरांक। जनरल से इसकी डेफिनेशन अपन देंगे और उसके बाद उसकी सक्रियता की डेफिनेशन देखते हैं। तो हम बात करते हैं क्षय स्थिरांक। क्षय स्थिरांक डी के कांस्टेंट या क्षयांक भी कहते हैं इसे, ठीक है, डी के कांस्टेंट।
देखिए हमने पढ़ा कि अविघटित नाभिकों की संख्या इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, जहां से मेरे पास आ जाएगा dn/dt बराबर माइनस लैम्डा n। यही अपने लिखा, समानुपाती चिन्ह हटाने पर हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाने पर हमारे पास यहाँ आ जाता है लैम्डा। माइनस तो केवल ये दर्शाता है कि नाभिकों की संख्या घट रही है, तो यहाँ अगर माइनस नहीं लगाए तो भी चलेगा। ठीक, यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू में निकालो तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा dn/dt और अपॉन n। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी जाएगी, ये तो मेरे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है डीके रेट, यानी कि विघटन की दर। विघटन की दर भाई इकाई समय में जितने नाभिक विघटित होंगे उसे विघटन की दर कहेंगे। और ये क्या है, नाभिकों की संख्या। नाभिकों की संख्या, तो हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति परमाणु विघटन की दर या प्रति नाभिक विघटन की दर, उसे हम कहते हैं क्षय स्थिरांक। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रति परमाणु या प्रति नाभिक, प्रति परमाणु या प्रति नाभिक विघटन की दर को, विघटन की दर को क्षय स्थिरांक कहते हैं। क्षय स्थिरांक कहते हैं। अब अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए इस लैम्डा का जो मान है वो भी अलग अलग होगा। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी कि प्रति परमाणु की अगर बात करें, प्रत्येक परमाणु कितने विघटन की दर हमें प्राप्त होती है, वो इसकी क्षय स्थिरांक कहलाता है। यानी क्षय स्थिरांक अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि प्रति परमाणु विघटन क्या हो रहा होगा, ज़्यादा, और क्षय स्थिरांक कम है तो प्रति परमाणु विघटन क्या हो रहा होगा, कम। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखिए विघटन की दर होती है संख्या बट्टे समय, और संख्या से संख्या कट जाएगा तो ये केवल समय बचेगा, तो इसका मात्रक आएगा वो आएगा प्रति सेकंड। इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड। तो क्षय स्थिरांक होता है कि प्रति परमाणु विघटन की दर क्या होती है, उसे हम उसका क्षय स्थिरांक कहते हैं। इसका मान ज़्यादा होगा तो विघटन ज़्यादा होगा, और अगर इसका मान कम होगा तो प्रति परमाणु विघटन क्या होगा, कम। अब देखिए हमें ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि किसी रेडियो एक्टिव नमूने में कितने सक्रिय नाभिक बचे हैं। हमें ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्रति सेकंड कितने विघटित हो रहे हैं नाभिक, या प्रति सेकंड विघटित होने वाले नाभिकों की संख्या क्या है, एक सेकंड में कितने नाभिक विघटित हो रहे हैं, वो जानने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और उसे हम उसकी रिएक्टिविटी यानी सक्रियता कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं रिएक्टिविटी यानी सक्रियता। सक्रियता बेसिकली क्या है, डेफिनेशन हम दे चुके हैं। सक्रियता का मतलब है इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या। इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या। इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या। विघटित नाभिकों की संख्या को पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। पदार्थ की सक्रियता कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली अगर बात करें तो इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या, इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या को किस प्रकार से लिखते थे, सक्रियता का मतलब होता है, सक्रियता बराबर विघटित नाभिकों की संख्या, विघटित नाभिकों की संख्या और अपॉन विघटन में लगा समय। विघटन में लगा समय। तो देखिए सक्रियता को रिप्रेजेंट करते हैं R से। विघटित नाभिकों की संख्या, विघटित नाभिकों की संख्या कितनी, dn, कितने समय में विघटित हो रहे थे, dt, यानी कि विघटन की जो दर है उसे ही हम उसकी सक्रियता कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसकी सक्रियता।
इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या को हम उसकी सक्रियता कहते हैं। अगर इकाई समय में ज़्यादा नाभिक विघटित हो रहे हैं मतलब हम कहेंगे कि उसकी सक्रियता क्या है, ज़्यादा, वो पदार्थ ज़्यादा सक्रिय है। और इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या कम है तो वो कम सक्रिय होगा। तो यहाँ से हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो हमने पढ़ा है दैट dN/dt जो है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा n के बराबर होता है। यहाँ सक्रियता को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अपन मॉड लगा देंगे तो मॉड की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी यहाँ पे। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं तो इक्वेशन सेकंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, सक्रियता R बराबर क्या आ जाएगी, लैम्डा इनटू n, ये इसकी सक्रियता हो जाएगी। उसके अलावा हमने अभी पढ़ा कि n बराबर होता है n0 - लैम्डा t, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा R इज लैम्डा और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा n0 लैम्डा t। देखिए लैम्डा कांस्टेंट है और n0 जो है वो भी प्रारंभ में नाभिकों की संख्या कांस्टेंट है। इस पूरे को हम लिख सकते हैं R बराबर R0 e⁻ लैम्डा t, ये लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने R0 किसको लिखा है, R0 लिखा है लैम्डा इंटू n0। ये आ जाएगी इसकी प्रारंभिक सक्रियता, क्या आ जाएगी इसकी प्रारंभिक सक्रियता, प्रारंभिक सक्रियता। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सक्रियता बेसिकली क्या, इकाई समय में विघटित नाभिकों की संख्या को सक्रियता कहते हैं। अगर कम समय में ज़्यादा नाभिक विघटित हो रहे तो सक्रियता ज़्यादा होगी और ज़्यादा समय में कम हो रहे तो कम होगी। यहाँ से एक और चीज़, R बराबर R0 e⁻ लैम्डा t, ये वाली इक्वेशन कहीं ना कहीं इस वाली इक्वेशन जैसे हमें दिखाई देती है। इसका मतलब कि जैसे सक्रिय नाभिकों की संख्या चरघातांकी रूप से घटती है नमूने में, वैसे ही किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो है वो भी चरघातांकी रूप से घटती है समय के साथ। इसका मतलब कि प्रारंभ में रेडियोएक्टिव पदार्थ ज़्यादा सक्रिय होगा, उसमें से विघटन ज़्यादा होंगे और धीरे धीरे उसकी सक्रियता घटेगी, मतलब उसमें से विघटन होने वाले नाभिकों की संख्या भी धीरे धीरे घटेगी। और R0 क्या है, R0 इसकी प्रारंभिक सक्रियता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या पता लगाते हैं, यहाँ से हम पता लगाते हैं कि इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। तो इक्वेशन 3 से स्पष्ट है कि, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पदार्थ की सक्रियता भी, पदार्थ की सक्रियता भी चरघातांकी रूप से घटती है, चरघातांकी रूप से घटती है, चरघातांकी रूप से घटती है। चरघातांक से मेरा मतलब पहले बहुत फास्ट घटेगी, फिर स्लो घटेगी और फिर वेरी स्लो घटेगी। यानी अगर हम सक्रियता और समय के बीच में भी ग्राफ बनाएं तो सक्रियता और समय के बीच का अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ भी हमें ठीक वैसा ही प्राप्त होगा जैसे सक्रिय नाभिक और समय के बीच प्राप्त हुआ था। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि प्रारंभ में इसकी सक्रियता बहुत तेजी से घटती है और बाद में इसकी सक्रियता धीरे धीरे घटती है और फिर बहुत धीरे घटती है। मतलब प्रारंभ में सक्रियता बहुत ज़्यादा घटती है, फिर कम और फिर बहुत कम, ठीक, ये इसकी सक्रियता है। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो सक्रियता का जो मात्रक है वो बैक्यूरल होता है। तो इसके मात्रक की अगर हम बात करें, इसका मात्रक, तो इसका मात्रक होता है बैक्यूरल। बैक्यूरल क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बैक्यूरल ने की थी। तो इसका मात्रक बैक्यूरल होता है, जिसे BQ से लिखते हैं। और एक बैक्यूरल का मतलब होता है एक क्षय प्रति सेकंड, यानी कि एक विघटित होगा नाभिक केवल 1 सेकंड में, तो उस नाभिक की सक्रियता 1 बैक्यूरल के बराबर होगी, ठीक। इसका दूसरा जो मात्रक होता है वो क्यूरी होता है, CI भी कहते हैं, CU भी कहते हैं, ठीक है, CI भी कहते हैं, CI कहते हैं नॉर्मली, और वो होता है 3.7 × 10⁻10 बैक्यूरल के बराबर। यानी कि सक्रियता का दूसरा मात्रक क्यूरी होता है और ये किसके बराबर होता है, एक क्यूरी का मान 3.7 × 10 बैक्यूरल के बराबर, यानी 3.7 × 10 विघटन प्रति सेकंड। और ये किसकी सक्रियता होती है, ये रेडियम की सक्रियता होती है। रेडियम 226 की सक्रियता जो है वो 1 क्यूरी के बराबर होती है। कितने रेडियम की, 1 ग्राम रेडियम की सक्रियता होती है। तो 1 ग्राम रेडियम की सक्रियता 1 क्यूरी के बराबर होती है और 1 क्यूरी का मतलब है 3.7 × 10⁻7
क्षय प्रति सेकंड, यानी उसमें से प्रति सेकंड इतने नाभिकों का विघटन हो रहा होगा। तो ये हमने बेसिकली किसके बारे में डिस्कस कर लिया, ये हमने सक्रियता के बारे में डिस्कस किया। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु के बारे में, मध्य आयु के बारे में, और साथ ही इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।